एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मेंशन किया गया, यही चीजें आपको सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी बताती हैं। राइबोजाइम आपको बेस कंपोजिशन लिख के दे दिया, तो आपने कहा एडेनिन 40, थाइमिन 22, गुआनिन 19, साइटोसिन। अब देखो क्या इसमें कैसे पकड़ पा रहे हो आप। जो डीएस डीएनए है, उस डीएस डीएनए को अनवाइंड करना होता है, पहले खोलना होता है, अनजिपिंग उसकी करनी होती है, जिससे एसएस डीएनए के फॉर्म में लाया जा सके। और उसका एसएस डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसके रूप में काम करता है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कैसे एक्ट करती है। तो आप ये कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन, मतलब वो जो स्ट्रक्चरल जीन थी उसी का ट्रांसक्रिप्शन होना था। उस स्ट्रक्चरल जीन में जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ही जीन है, उसमें ट्रांसक्राइबिंग और नॉन ट्रांसक्राइबिंग दो साइट होते हैं। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल। रैपिड रिवीजन सीरीज नीट 2025 और आज का अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आते हैं, तो इस चैप्टर को भी हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में कैसे कैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। देखो पेरेंट्स जो है, उन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, ये आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था, क्लियर। अब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जाते हैं, ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन जो है वो इनहेरिटेंस कहा गया। बट ये हो किसके थ्रू रहा है, तो आपने कहा ये क्रोमोजोम्स के थ्रू होता है। क्रोमोजोम्स आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो वो क्रोमोजोम्स के थ्रू जब हो रहा है, तो वो जो क्रोमोजोम्स हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं, आप ये कहेंगे वो जेनेटिक मटेरियल हैं, वो डीएनए है। तो हमें एक तरीके से वो जो इनहेरिटेंस है, उस इनहेरिटेंस के बायोमोलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है। उसका बायोमोलिक्यूल क्या है, डीएनए। तो देखो सेल जब नॉर्मल कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में थी, तब आपने कहा जेनेटिक मटेरियल क्या था। जैसे ही सेल को डिवीजन करना था तो किसमें आ गई, क्रोमोजोम में। ये जो क्रोमोजोम्स है वो एग्जैक्टली क्या है, डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, उस जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करने वाले जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जितने सारे, उनमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत क्लियरली आप कह सकते हैं क्या होगा, डीएनए। अब देखो ये जो डीएनए है ये न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली हमने टू पार्ट्स और कैटेगरीज में यहां डिवाइड कर लिया। एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोनेरा से लेकर एनीमेलिया, मतलब बैक्टीरिया से लेकर हमारे तक सब में जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए। डीएनए ऑल्सो प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेज। कुछ वायरसेज में आपको पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो डीएनए है ही, इसके अलावा जो एसेलुलर फॉर्म्स है उनमें भी है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में बच्चों जब ऑब्जर्व किया जाता है, तब आप ये कह सकते हैं वायरसेज, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। इसके अलावा विरोइड्स आप डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, क्लियर। अब इसके बाद में नॉन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में अगर बात करें, आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। देखो इस टीआरएनए को बच्चों दो बातें लिखी हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग आरएनए, क्लियर। कोडिंग और अच्छा, कोडिंग आरएनए क्या होगा, वो जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा वो कोडिंग, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो नॉन कोडिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मेंशन किया गया, यही चीजें आपको सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी बताती हैं। राइबोजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी करने वाला 23S आरआरएनए, 23S कौन से राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, कौन से राइबोसोम में, 70S राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट में, 50S और 30S। 50S सब यूनिट जो होती है उसमें 23S आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का, इसकी बात करते हैं तो आपको पता है नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेसेज एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, और ये अमीनो एसिड होता है। तो शुगर और आप ये कह सकते हैं जब बेसेज जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही फॉस्फेट आ जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब इन सबको स्ट्रक्चरल रेफरेंस में रिप्रेजेंट किया गया है। नाइट्रोजन बेसिस अगर आप देखें तो हेटेरोसाइक्लिक वाटर इनसोल्यूबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको प्यूरिन और पिरिमिडिन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला आप ये देखिए पेरिमिडिन और दूसरा ये प्यूरिन।
प्यूरिन जो होता है बेटा वो एडिनिन और मतलब ए और 9 मेंबर रिंग होती है इसकी। इस 9 मेंबर रिंग में आप ये कहेंगे कौन से कार्बन पर 1, 3, 7 और 9 पर क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से पे? इधर देखो 6 मेंबर रिंग होती है, पिरामिडिन की नाइट्रोजन की पोजीशन 1 and 3 ओनली। तो ये जो है वो थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल को इंक्लूड करता है। ये आप कह सकते हैं क्या है? पिरामिडिन। और प्यूरिन में एडिनिन और क्लियर। अब देखो ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर पेंटोज शुगर होती है बच्चों, 5 कार्बन शुगर है। इस शुगर में देखें आप, प्यूरिन जो है वो N9 और पिरिमिडिन जो है वो N1 के साथ जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है? पहले शुगर का स्ट्रक्चर आप देखो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये आप देख रहे हैं पेंटोज शुगर। आप एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5th, ठीक है। तो ये जो कार्बन पोजीशन इनकी है, क्या इसमें से आप ये कोई डिफरेंस डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं इसके सेकंड पाई कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? इसमें H और इसमें OH। यही एक मेजर डिफरेंस है कि सेकंड कार्बन पर एब्सेंस है OH ग्रुप की। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, क्या डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी से इसका कोई रिलेशन है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? डीएनए की शुगर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि OH ग्रुप नहीं है। इसका मतलब रिएक्टिव ग्रुप कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। फॉस्फेट में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो ऐड होता है। अब ये जब ऐड होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? तो देखो N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ये जुड़ रहा है, N9 ऑफ द प्यूरिन और N1 ऑफ पिरिमिडिन। शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन से जुड़ेगा, किससे? तो देखो ये पेंटोज शुगर थी, ये पेंटोज शुगर कौन सी है? तो मैंने यहाँ OH और H दोनों मेंशन कर रखा है बच्चों। तो क्या हो सकती है? डीऑक्सीराइबोज और दोनों हो सकती है। अब इस डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के फर्स्ट प्राइम कार्बन पर क्या जोड़ रहे हैं आप? क्या? प्यूरिन। 9 मेंबर्ड है ना, ये रिंग देखो 9 मेंबर्ड है, तो प्यूरिन आप ऐड कर रहे हैं। प्यूरिन ऐड कर रहे हैं तो देखो यहां से क्या बाहर निकल गया? H2O। क्लियर। कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ और इससे इस तरीके से आप ये कह सकते हैं आपके पास क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आप देख रहे हैं तो यहां जो आपके पास प्यूरिन था, इस प्यूरिन मतलब एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है। इस प्यूरिन और इस शुगर के बीच में, इस प्यूरिन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड आया? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है। अब देखो फॉस्फोएस्टर लिंकेज कब आएगा? ये तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। हमें न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना हो तो ये तो था बच्चों शुगर, ये अभी आपने फर्स्ट प्राइम कार्बन पर क्या जोड़ा था? बेस। लेकिन इसके 5th प्राइम कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा और ये क्या हुआ? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोसाइड में तो कौन सा बॉन्ड? और न्यूक्लियोटाइड में एंड N ग्लाइकोसाइड, दोनों होंगे ना। शुगर और बेस के बीच में तो N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक बॉन्ड फॉस्फोरस जब जुड़ता है तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ता है। इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है। तो ये कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा, ये एक तरीके से रिवीजन प्रोसेस है, उसी का रिवीजन मेंशन किया गया है। अब इसको देखो एक डायरेक्शन में हमने मेंशन किया, ये शुगर था, 5th प्राइम कार्बन पर क्या जुड़ा? फर्स्ट प्राइम कार्बन पर ये एक क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बच्चों? ये N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन इसके साथ अगर दूसरा आप जोड़ोगे तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो देखो इसके 3rd प्राइम कार्बन पे और इसके 5th प्राइम कार्बन पे बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। अब देखो ये एनसीईआरटी में रेफरेंसेज है, डीऑक्सी एडिनोसिन। तो देखो डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट जैसे ही जुड़ा तो वैसे ही कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से डीऑक्सी एडिनोसिन ग्वेनोसिन है, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन एंड थाइमिडीन। ये सब क्लियर है आपको? आगे देखो एनसीईआरटी के रेफरेंसेस दे रखे हैं कि डीएनए अपने आप में क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। क्लियर। लेंथ जो है इसकी डीएनए की वो नंबर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड से डिफाइन होती है, क्योंकि आपने कहा क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, इसलिए क्या हो गया ये पॉलीमर। ठीक है, और ये आपको पता है सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको डीएनए कंटेंट दे रखा है। बैक्टीरियोफेज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। आप ह्यूमन सेल पे आ जाओ, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए 3.10 टू पावर 9 बेस पेयर। तो डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा 6.6 10 टू पावर 9 बेस पेयर्स। क्लियर? तो ये डीएनए आपके पास है। अच्छा, पैकेजिंग प्रोसेस में पहले से बता चुका हूं। पैकेजिंग में देखो आपको क्या था, पैकेजिंग प्रोसेस जो आप पढ़ते हैं डीएनए की, जो क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले सेल में क्रोमेटिन था, और क्रोमेटिन से आप कहते हैं क्रोमोसोम बनता है। तो ये सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले कोर न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर सोलिनॉइड, सेमी सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड, इस तरीके से सुपर कॉइलिंग होते हुए फाइनली क्या बन जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये डीएनए है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर पे आ जाओ। देखो, क्या डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका हेलिक्स सेंस क्या होता है? राइट हैंडेड। हेलिक्स का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म बी डीएनए है। ए डीएनए एंड जेड डीएनए जो है वो बेस कॉम्पोजिशन उनमें वेरिएबल होता है, और नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो पर टर्न 10 ऑलमोस्ट 10 होते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, ये मेजर ग्रुप, ये माइनर ग्रुप, ये 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर हो गया। और ये एक एक्सियल हेलिक्स टर्न है, ये एक पूरा टर्न है जिसमें आप कह रहे हैं हाइट इसकी क्या है 3.34। अब ये 34 एंगस्ट्रॉम और हर एक में कितने प्रेजेंट हैं 10, तो ऑब्वियस है कितना हो जाएगा हर एक के बीच में। देखो यहां लिखा है एक्सियल लेंथ इन बिटवीन बेस पेयर्स कितनी 3.4। अच्छा, बेस पेयर्स का नंबर हमें दे रखा हो तो क्या इससे मल्टीप्लाई करके हम लेंथ निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल बच्चों आता है। एरविन चारगाफ जो थे उन्होंने इक्विवेलेंसी रूल जो है वो प्रपोज किया। चारगाफ की फाइंडिंग जो थी वो एक तरीके से डीएसडीएनए के मॉडल में आप ये कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सपोर्ट था। ठीक है, डीएसडीएनए मॉडल को समझने और उसको पढ़ने में इसके लिए यूज किया गया एक्सरे डिफरेंशिएशन। क्या कहना था इनका? A इज इक्वल्स टू, इसका मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, गुआनिन किससे जुड़ता है? तो ऑब्वियस है जुड़ता है इससे। तो क्या ये बराबर होने चाहिए? होने चाहिए। फिर कह रहा है एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल्स टू गुआनिन प्लस, ठीक है, AGTC। मतलब ये जो है एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है, और ये क्या है पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या इक्विवेलेंट होने चाहिए? ठीक है, अब इसी फाइंडिंग को कहा गया A प्लस G अपॉन T प्लस C इज इक्वल्स टू 1। और ये चारगाफ जो है उनकी फाइंडिंग थी, और ये एप्लीकेबल होती है क्या डीएसडीएनए पे या एसएस पे भी? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो तभी आएगा, एडेनिन से थाइमिन अगर जुड़ा है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट है। तो ध्यान रखें ये जो चारगाफ की फाइंडिंग थी वो ऑलवेज डीएस पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब चारगाफ की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बेस कंपोजिशन रेशियो जो डीएनए में था वो बेस कंपोजिशन रेशियो वेरिएबल होता है स्पीसीज टू। कहां से ऑब्जर्व किया गया? पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ऑब्जर्व किया गया, और उसको कौन सा रूल कह देते हैं आप? इक्विवेलेंसी रूल भी इसको आप कह देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आप कह रहे थे बेस रेशियो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होता है, तो ये एक डीएनए था 5335, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्लियर है? ये एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल। जैसे देखो ये सीक्वेंस लिखी ATGC AAT, तो आप इधर देखेंगे एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन। क्लियर है? अब इसमें देखो A प्लस T का नंबर तो कितना है ना, काउंट करके लिख रखा है हमने, और G प्लस C 4 बेस पेयर है, 7 बेस पेयर तो ये और 4 बेस पेयर ये है। अब कुछ केसेस पे आओ, जैसे आपको ये दे दिया इफ डीएसडीएनए हैज 30% थाइमिन, क्वेश्चन आता है सीधे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। 30% उसके पास थाइमिन है तो साइटोसिन कितना होगा? तो हम सीधा इस पे जाते हैं कि थाइमिन 30% है तो उसके साथ एडेनिन जुड़ता है, इसका मतलब ये भी कितना 30%। अब ये 30 कितना होगा 60, इसका मतलब गुआनिन और साइटोसिन कितना होना चाहिए 40%, मतलब 20% होना चाहिए। क्लियर है? फिर देखो आगे दे दिया इफ आरएनए इन टीएमवी कंटेन 28% साइटोसिन, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए 28% साइटोसिन होल्ड करता है, बताओ
देखो टीएमवी में ध्यान रखो एसएसआरएनए होता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसआरएनए होता है और एसएसआरएनए इसलिए क्या इसमें चार-गांव फाइंडिंग अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं एडेनिन का परसेंटेज यहाँ कितना है, चार-गांव इक्विवेलेंसी इस पर अप्लाई नहीं होती है। फिर देखो आपको और क्वेश्चन दिया गया, ए सैंपल ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोबैको लीफ। टोबैको से लिया गया डीएनए कैसा? डीएस। वो कह रहा है अज्यूमिंग 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट, 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, 4 ही होते हैं। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्यूरिन। साइटोसिन कितना दे रखा है पहले से? 20%। तो ग्वेनिन भी कितना? इसका मतलब ये कितना? इसका मतलब एडेनिन और थाइमिन कितना होना चाहिए? प्यूरिन A प्लस G 30 प्लस 20, यही आएगा ना एडेनिन। अब आपको पूछा क्या है, देखो प्यूरिन, तो प्यूरिन तो एडेनिन और ग्वानिन होता है, तो एडेनिन कितना और ग्वानिन कितना हो गया? 50%। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक सैंपल और डीएनए का आपको दे रखा है, इस डीएनए की नेचर क्या होगी इससे आपको पूछ लिया। कैसे? आपको बेस कॉम्पोजिशन लिख के दे दिया, तो आपने कहा एडेनिन 40, थाइमिन 22, ग्वानिन 19, साइटोसिन। अब देखो क्या इसमें कैसे पकड़ पा रहे हो आप? एडेनिन थाइमिन, तो एडेनिन तो कितना और थाइमिन देखो, इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, ये डबल स्ट्रैंड नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप इसमें से कर पाएंगे। डबल हेलिक्स डीएनए जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे थे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं। जैसे 5' 3' एंड की तरफ से इस चेन का सीक्वेंस अगर आप देखें, आपने कहा शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? ये कौन से पे? ये इसके। क्लियर है? इस तरीके से 5'3" 5'3" इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आप ये कहें 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5'3" होगी और दूसरा 3'5" होगी। इस तरीके से पैरेललिटी है। ये चार-गांव इक्विवेलेंसी रूल के अकॉर्डिंग और जो फाइंडिंग्स है उनके अकॉर्डिंग आपको चीजें दे रखी हैं। अब आओ मेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू होती है यहां से। वहां सिर्फ डीएनए की बात आपने की थी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसको? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आपने कहा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें। ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो क्या बना? इसका मतलब इंफॉर्मेशन किस में ट्रांसक्राइब कर दी गई? अब आरएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होगी, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किस में आया? प्रोटीन में आया। तो ये डायरेक्ट फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, इसको आप बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर। कौन से केस में लागू नहीं हो रहा है? जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कब करवाना पड़ा? जब आपको जेनेटिक मटेरियल ही क्या मिला? तो देखो जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिला, तो पहले तो क्या बनाना पड़ा और उसके बाद क्या बना? ये रिवर्स प्रोसेस को इंडिकेट करता है, और रिवर्स प्रोसेस को इंडिकेट करने का मतलब बच्चों क्या हो गया? इस पर एप्लीकेबल नहीं है कंडीशन। फिर डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में, ये डीएनए पैकेजिंग प्रोसेस आप पहले से पढ़ चुके हैं हिस्टोन के साथ। हिस्टोन जो है उसके साथ पैकेजिंग प्रोसेस कैसे होती है, तो देखिए जीनोमिक डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। प्रोकैरियोट्स में आप कहते हैं हिस्टोन एब्सेंट है। आर्कीबैक्टीरिया में ध्यान रखें यूकैरियोट के सिमिलर हिस्टोन प्रेजेंट है। इस तरीके से ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें लूप्स बनते हैं। तो प्रोकैरियोट में तो ऐसे पैक हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएमीन प्रोटीन के साथ नेगेटिवली चार्ज डीएनए आता है। क्या आता है? पॉलीएमीन प्रोटीन और नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ये किसमें है? प्रोकैरियोट्स में। अब अगर आप यूकैरियोट्स की पैकेजिंग प्रोसेस देखें, जैसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स का आपको दे दिया, ई कोलाई का एग्जांपल आपको लिख के दे दिया। आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन वो कह रहा है स्पेसिफिकली क्या है? प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। पैकेजिंग में कौन सा प्रोटीन काम आता है? हिस्टोन प्रोटीन। देखो ये ऐसे पैकेजिंग प्रोसेस होती है। कैसे? आपने कहा सबसे पहले सेल में क्रोमेटिन था, ये डीएनए। सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड था। डीएस डीएनए कैसा चार्ज था? नेगेटिवली। हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप? H2A, H2B, H3 और H4। ये कौन से प्रोटीन है? कोर हिस्टोन। अब ये क्रोमेटिन जो है, इस क्रोमेटिन का जब पैकेजिंग प्रोसेस हुआ तो आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन लूजली पैक्ड इनडिस्टिंक्ट मटेरियल होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखो, सेल बायोलॉजी में लिखी है। डीएनए और हिस्टोन मतलब क्रोमेटिन क्या है? लूजली पैक्ड इनडिस्टिंक्ट मटेरियल। तो जब क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा तो ये डेंसली पैक्ड हो जाएगा। क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका पहला काम यहीं से शुरू हो गया। क्या बनाया इसने?
स्टोन ऑक्टामर, और इसको बच्चों अपन कहते हैं कोर स्टोन। ये देखो आगे पैकेजिंग प्रोसेस हमने बता रखी है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये आपके पास शुरू में क्रोमेटिन था, अब न्यूक्लियोसोम बना, फिर इधर न्यूक्लियोसोम से सीधा ही आप ये कह सकते हैं लिंकर्स आते हुए बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये लूप्स वगैरह बनते हुए सीधे ही क्या बन गया, क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम की अपीयरेंस आ गई। तो इस तरीके से पैकेजिंग प्रोसेस है। आपको इस पैकेजिंग प्रोसेस से रिलेटेड ये बीड ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दे भी रखे हैं। जैसे ह्यूमन सेल में आप कह रहे हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कितने हो सकते हैं किसी सेल में या किसी सेल के डीएनए में? देखो कैसे पता किया गया, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ले लिए, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। तो जैसे 6.6 × 10⁹ बेस पेयर से टोटल 200 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना आया? 33 मिलियन क्या आ गया? बेस न्यूक्लियोसोम का नंबर। ये जो पैकेजिंग की सीक्वेंस है, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो क्रोमेटिन है इसको यूक्रोमेटिन और ये सेल बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं। यूक्रोमेटिन लाइट स्टैंड होता है और लूजली पैक्ड होता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेसिव होता है और ये नॉन एक्सप्रेसिव कंडीशन का होता है। ये सब आपने पहले से क्लियर कर रखा है। अब देखो, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में जब लिया जाता है तो डीएनए के कुछ कैरेक्टर्स आप पढ़िए। सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने कहा मोनेरा से लेकर एनीमेलिया तक जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएस डीएनए और एसएस डीएनए हो सकता है, आइदर सर्कुलर और लीनियर हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ये रेप्लिकेट कर सकता है क्या बच्चों? ठीक है, कैन जनरेट इट्स ऑन आइडेंटिकल कॉपी। जब रेप्लिकेट करता है तो अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी ये तैयार करता है। जैसे सेल साइकिल के कौन से फेज में कर रहा है? कौन से फेज में? एस फेज में। फिर आप ये कह सकते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और उन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एक्सप्रेसिव, जैसे जीन एक्सप्रेस और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। फिर कह रहा है रेप्लिकेटेड जीनोम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर प्रोजेनी। जैसे इस सेल में रेप्लिकेशन प्रोसेस हुआ तो डीएनए की जो 2 कॉपी बन गई तो एक किसमें जानी चाहिए? प्रोजेनी में जाना चाहिए। ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल सबसे पहला प्रिंसिपल किसका? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है। इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से आप सिर्फ ये पता कर पाए, क्या कंक्लूजन था, क्या पता कर पाए? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से आपने R सेकंड और S थर्ड जो स्ट्रेन है उनको यूटिलाइज किया। और बच्चों इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि जो डिजीज ट्रांसफर होती है उस डिजीज के ट्रांसफर होने का कारण कोई जेनेटिक मटेरियल, कोई आप ये कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस है। और फर्दर ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है? डीएनए। अब जो केमिकल सब्सटेंस है जिसके कारण हो रहा था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया। एवरी मैककर्टी एंड मैक्लियोड, उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को रिविजिट किया, फिर से देखा और वो ये देखकर क्लियर कर पाए कि प्रोटीन के साथ R सेकंड स्ट्रैंड को जब रखा गया तो डिजीज, जब आरएनए के साथ रखा गया तब भी डिजीज, लेकिन डीएनए प्लस R सेकंड स्ट्रैंड क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन जब हो गया तब क्या हुई? यहां डिजीज। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही यहां जो है वो डिजीज प्रोसेस होती है। और इसके लिए कुछ एंजाइम्स जो है वो यूटिलाइज करके भी जो है वो ये देखा गया, जैसे प्रोटीएज से प्रोटीन डिग्रेड करवा लिया गया, आरएनए से आरएनए और डीएनए से। जब डीएनए डिग्रेडेशन हो जाता है तब चेंज आ जाएगा, मतलब डिजीज नहीं होगी, क्योंकि डीएनए को क्या कर दिया गया? डिग्रेड कर दिया गया, तो अब डिजीज वो कॉज नहीं कर सकता। तो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्या है? डीएनए है, ये यहां से कंक्लूड कर लिया गया। और वो जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है उस केमिकल सब्सटेंस को ही डीएनए कह दिया गया। आगे आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसके लिए हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट आता है जिसको आप कन्फर्मेशनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें आपको पता है बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लियर? ये जो बैक्टीरियोफेज है P32 एंड At35 कंटेनिंग क्या काम में लिए गए? P32 डीएनए रेडियो लेवल था और S35 प्रोटीन रेडियो लेवल था। ये और साथ में ई कोलाई जो है वो होस्ट के फॉर्म में यहां काम में ले लिया गया। आप पहले से जानते हैं बैक्टीरिया में पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अब इस बैक्टीरियोफेज के साथ इंटरेक्ट करवाया जाएगा जब बैक्टीरियोफेज को, इसका ये जो डीएनए है वो तो क्या है?
P32 लेबल्ड है, और जो प्रोटीन है वो क्या है, S35 लेबल्ड है। तो देखो क्या किया गया, रेडियो आइसोटोप P32 और S35 लेबल्ड जो थे इस मीडियम में, डीएनए जो है वो रेडियो लेबल्ड और कैप्सिड नॉर्मल। कैप्सिड क्या होता है, बाहर वाला कोड, किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो इस केस में क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट है, फोस्फोरस, इधर देखो कैप्सिड प्रोटीन जो है वो रेडियो लेबल हो गया और डीएनए नॉर्मल रहा, क्योंकि कैप्सिड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, और प्रोटीन सल्फर, ठीक है, सल्फर के कारण रेडियो लेवल हो गया। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रुको तुम थोड़ा, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बच्चों क्या कर लिया गया, ये कंक्लूड कर लिया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। कंफर्मेशनल एक्सपेरिमेंट ये था, और यही जो है वो अल्टीमेटली क्या खोज कर रहा है, यही ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, एनसीईआरटी ने इसके स्टेप्स दे रखे हैं, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। हर से और चीज का ये एक्सपेरिमेंट है। इन्फेक्शन आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज के साथ होस्ट सेल को आप इंटरेक्ट करवाओगे। ब्लेंडिंग क्या होती है, मिक्सर ऑफ वायरल जीनोम विद बैक्टीरियल डीएनए। वायरल जीनोम का मतलब बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है उसका बैक्टीरियल डीएनए के साथ आना, ब्लेंडिंग होती है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, वायरल और बैक्टीरियल कंपोनेंट को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा रेडियो लेबल्ड है और कौन सा रेडियो लेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ये एनसीईआरटी ने पॉइंट्स लिखे हैं। किसी भी एक जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, तो वो कह रहा है जनरेट इट्स ऑन काइंड, मतलब रेप्लिकेशन करना चाहिए उसको, चाहे वो डीएनए हो चाहे केमिकली, और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, डीएनए। केमिकल कॉम्पोजिशन आपको पता है तो आप कारण भी जानते हैं। सो एबल टू कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन बोथ डीएनए स्लो स्कोप और आरएनए में म्यूटेशन की स्कोप। आरएनए में म्यूटेशन की स्कोप ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका शुगर जो है उसके 5 प्राइम कार्बन पर OH प्रेजेंट है। तो आप ये कह सकते हैं ये केमिकली मोर रिएक्टिव हो गया। अब केमिकली मोर रिएक्टिव हो गया तो लेस स्टेबल होगा और मोर स्टेबल। शुड बी एक्सप्रेस फेथफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, जो फंडामेंटल जेनेटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है बच्चों, आप जानते हैं ये जो है वो जीनोमिक डीएनए अपनी कॉपीज तैयार करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेल साइकिल के कौन से फेज में हो रहा है, सेल साइकिल के एस फेज में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो कर रहा है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं 3 टाइप ऑफ रेप्लिकेशन मेथड बेसिकली। उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव स्कीम। इसका मतलब जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए जो होंगे उसमें एक स्ट्रैंड मदर डीएनए का होगा और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है कब होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना। आप प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस करवाने चले आप, अब वहां सेल साइकिल क्या परफॉर्म करवाई जा रही है, नहीं, एमाइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, वहां तो इंस्टेंट डिवीजन हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में साइट तो क्या होगी रेप्लिकेशन की, और कब होगा, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, बैक्टीरियल सेल के डिवाइड होने के ठीक पहले। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। लेकिन यूकैरियोट्स में आप कह सकते हैं कहां होगा, और एस फेज ऑफ इंटरफेज, मतलब सेल साइकिल के दौरान होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल साइकिल, जब सेल क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में देखो क्यों करवाया गया रेप्लिकेशन प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मदर सेल से डॉटर सेल्स में डीएनए ट्रांसफर किया जा सके, और जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट किया जा सके। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डॉटर सेल का आए और उन डॉटर सेल्स में जीनोमिक कंटेंट जो रेप्लिकेट हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करवाया गया तो जो 2 डॉटर सेल्स या डॉटर प्रोजेनी बनेंगे उसमें उसको क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, साथ में ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो करेक्ट और
एररलेस हो, करेक्ट ट्रांसमिशन अगर होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, तो आप ये कह सकते हैं नॉर्मल कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप में एक्सप्रेस किए जाएंगे या एक्सप्रेस हो पाएंगे। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है, इसमें मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखो, फर्स्ट टाइप कौन सा, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में आप देख रहे हैं कहीं से कोई भी सेगमेंट जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ये डिस्पर्सिव मोड है। नया जो सेगमेंट बन रहा है उसमें कोई भी सेगमेंट कहीं से एक्सप्रेस हो रहा है। कंजर्वेटिव में देखेंगे, ये आप कहेंगे कौन सा डीएनए था, मदर डीएनए। क्या आप देख पा रहे हैं मदर डीएनए से एक मदर डीएनए और एक कंप्लीटली न्यूली फॉर्म डीएनए। ये कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव मोड। इसमें आप देख रहे हैं मदर स्ट्रैंड या मदर डीएनए जो है, इस मदर डीएनए का एक स्ट्रैंड यहां प्रेजेंट है और दूसरा क्या हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज। तो मैं कहूंगा 50% न्यू एंड 50%, ये कौन सा मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मोड और मेथड। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स क्या है, आवश्यकताएं क्या है, तो आप ये कहेंगे जो डीएस डीएनए है, उस डीएस डीएनए को अनवाइंड करना होता है, पहले खोलना होता है, अनजिपिंग उसकी करनी होती है, जिससे एसएस डीएनए के फॉर्म में लाया जा सके। और उसका एसएस डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसके रूप में काम करता है, टेम्पलेट के रूप में काम करता है। तो इसके लिए देखो रिक्वायरमेंट, एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। और प्रोटीन कौन से, एसएसपी प्रोटीन्स, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो इसमें पहला एंजाइम जैसे लिखा गया, टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, डीएनए हेलिक्स की टेंशन रिलीज कर देगा, वो उसमें ऐंठन जो होती है कुंडली में उसको रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, अनटेंस्ड। यहां सुपर कोइल्ड था और ये कैसा हो गया, अनटेंस्ड। अनटेंस्ड होते ही बच्चों एक वाई शेप रेप्लिकेटेड या रेप्लिकेशन फोक जो है वो तैयार हो गया और ये रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, वो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है, इसी के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, वो अनवाइंडिंग एंजाइम है, डीएनए हेलिक्स को अनजिप करता है। तो देखो ये पर्टिकुलर ओरी साइट होती है, इस ओरी साइट पे ये जो है वो क्या कर रहा है, अनजिपिंग। अनजिपिंग करने के लिए क्या करना पड़ा इसको, कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़े, कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड, जो नाइट्रोजन बेसेज के बीच में थे। जैसे मान लो यहां मैं कहूं इधर एडिनिन था तो इधर ऑब्वियस क्या था, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, अब ये जो ओरी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होती हैं और यूकैरियोट्स में मैनी साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बच्चों प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से ई कोलाई जैसे ये प्रोकैरियोट है, इसमें तो अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल ओरी साइट होती है और डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट प्रोसेस करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सॉरी यूकैरियोट्स में कई जगह से खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओरी साइट बहुत सारी हैं। अब ये खुल जाएगा, उसके बाद देखो कौन आएगा, आरएनए प्राइमर। स्मॉल सेगमेंट है, राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 6 से 10 होते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनिशिएट करवा पाता है। तो जैसे देखो ये डीएनए था, कुंडली खुल गई, हेलिक्स ओपन हो गया, 5'3'3'5। अब इसमें एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा टेम्पलेट है, 3'5", दोनों होंगे ना, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। तो इस पे देखो यहां लाके ये क्या जोड़ा गया, आरएनए, ये आरएनए प्राइमर जोड़ा गया। आरएनए प्राइमर जो है वो यहां से इस डायरेक्शन में क्या बनवाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, डीएनटीपीज लिखा है मैंने, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए इसको, ये न्यूक्लियोटाइड्स उठाता रहेगा और यहां जोड़ता रहेगा, तब जाके क्या बन पाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ये की एंजाइम होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, और आप ये कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। मतलब ये पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी करेगा तो डीएनए के टेम्पलेट पे ही डिपेंड करते हुए अपनी एक्टिविटी कर रहा है। प्रोकैरियोट्स में आप कह रहे हैं ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और यूकैरियोट्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और सिग्मा, इस तरीके से यूनिट्स होती हैं। अब देखो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी फंक्शनिंग आप देखिए, कैसे फंक्शनिंग डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो ये फिंगर लाइक डोमेन होता है इसका, ठीक है ना, ये टेम्पलेट है, कौन सा स्ट्रैंड, ये वाला टेम्पलेट हमने मान लिया। तो इस टेम्पलेट की जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ गुएनिन था तो इधर इसको क्या जोड़ना पड़ेगा, साइटोसिन, तो यहां से ये क्या उठाएगा, इनमें से डीसीटीपी,
यही लाया ना, इधर देखो मैंने DCTP, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, ग्वानिन लिख रखा है। जैसे मान लो यहाँ थाइमीन होता, यहाँ थाइमीन होता तो ऑब्वियस है इसको क्या लाना पड़ता, ए, क्लियर। ये DATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये लगातार लाता रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन ऑफ एक्टिव साइट होता है, और इस तरीके से फंक्शनिंग प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो ये ड्यूअल फंक्शनिंग है किसकी, किसकी ड्यूअल फंक्शनिंग है, एक्ट एज द सबस्ट्रेट एंड यूटिलाइज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन, ये DNTPs की। ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आपको जो दिख रहे हैं वो सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि एंजाइम के साथ जाके जुड़ रहे हैं, और साथ में एनर्जी सोर्स की तरह भी क्या किए जा रहे हैं, यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो ये डीएनए का आप ये कह सकते हैं बच्चों रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। लास्ट में देखो लाइगेज एंजाइम के बारे में लिखा है, जैसे ही सेगमेंट बन जाते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में फर्क क्या है, यहाँ कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन डिसकंटिन्यूस होता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, डिसकंटिन्यूशन को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है उसमें और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, ये एनसीईआरटी ने हमें मेंशन करके दिया है, तो इसको अपन देखते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस में आपने कहा डीएनए जो है उसकी कॉपी तैयार होती है, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आप कहेंगे क्या है, वो जो डीएनए है उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। तो डीएनए में रेप्लिकेशन में क्या दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, डेफिनेटली, एक लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज जो आएगा वो डीएनए डिपेंडेंट होगा, लेकिन वहां जो आएगा वो आरएनए डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एमआरएनए पे काम करेगा वो। प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, तो इसका मतलब एक्टिविटी प्राइमर डिपेंडेंट हो गई। अभी आपने पढ़ा था सबस्ट्रेट क्या होगा, DNTPs, और पूरा डीएनए जो है वो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेटली क्या होगा, रेप्लिकेट। लेकिन पूरा डीएनए एक्सप्रेस हो ये जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो देखो वहां दो स्ट्रैंड, यहां सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ये यूनिडायरेक्शनल चलेगा, वो बाई डायरेक्शनल चलता है। आरएनए पॉलीमरेज यहां जो है, वहां डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज था, यहां आरएनए रेप्लिकेशन, सॉरी, वहां डीएनए पॉलीमरेज जो था वो डीएनए डिपेंडेंट था, और यहां जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। प्राइमर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट, और यहां का प्राइमर सबस्ट्रेट। देखो ये DNTPs थी, यहां क्या होंगी, RNTPs, ओनली ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ट्रांसक्राइब। मतलब जो डीएनए सेगमेंट है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वही क्या होती है, ट्रांसक्राइब होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ये होगी। देखो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, इसका मतलब जो एमआरएनए है या जो डीएनए सेगमेंट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ऑब्वियस उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, एमआरएनए। यही मतलब हुआ इस बात का। जैसे देखो आपके पास ये कह रहा है ये डीएनए है, कौन सा डीएनए, dsDNA। ये dsDNA के सीक्वेंस है, तो देखो ssRNA जो बना एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के फॉर्म में काम कर रहा है, कौन सा, जैसे 3-5 कर लिया हमने ले लिया, तो आप देख रहे हैं 5-3, तो इसमें सीक्वेंस आप देख रहे हो ना, इधर थाइमीन है, इधर क्या है, एडेनिन। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी कहां लागू नहीं होता, एडेनिन से। अब यहां एडेनिन है तो यह क्या लाना पड़ा, यूरेसिल, क्योंकि ये आपके पास बच्चों क्या है, एमआरएनए। तो आप ये कह सकते हैं डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए बनने की प्रोसेस में प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी अप्लाई तो होता है, लेकिन कहां अप्लाई नहीं होगा, AU वाले कॉम्बिनेशन में अप्लाई नहीं होगा। इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट, अगर ट्रांसक्रिप्शन में भी दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते तो क्या होता, तो आप कहते हैं SSRNA बनने के बजाय क्या बनता, और DSRNA, ये दो आरएनए बनने का मतलब उन दोनों में से किसी एक से ही प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी हो पाती। दोनों स्ट्रैंड जो बनते हैं वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते, नहीं होते ना आइडेंटिकल। जैसे मान लो इसका ही चेक कर लो आप, इसमें AT की जगह U, इससे चलेंगे तो आप शुरू में ही U आ जाएगा। मतलब इससे एमआरएनए अगर मैं बना रहा हूं, सॉरी, इससे एमआरएनए अगर मैं बना रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं, AUGCCGTA। इससे अगर एमआरएनए बनाऊंगा तो
ए यू, सबसे पहले यू आ जाएगा ना, फिर टी ए, तो दोनों कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंप्लीटली आइडेंटिकल। अब दो mRNA बन गए और दोनों आइडेंटिकल नहीं हुए तो उसका मतलब प्रोटीन भी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। और डिफरेंट प्रोटीन या अलग अलग प्रोटीन्स अगर बनेगी तो ये एब्नॉर्मेलिटी को बढ़ावा देगी। ये आप ये कह सकते हैं पूरे मैकेनिज्म को अफेक्ट कर देगी। किसको? इनहेरिटेंस को। जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है उसको पूरे को प्रभावित कर देगी। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान केवल एक स्ट्रैंड जो होता है वो ही किसके फॉर्म में एक्ट करता है, किसके फॉर्म में एक्ट करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता किसका है, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देखो आप, देखो बच्चों ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होता है उसके तीन रीजन होते हैं, एक प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा ये कौन सा है, प्रमोटर। 5' 3' है डीएनए, ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ रहे हैं आप? किसको कहेंगे अपस्ट्रीम और किसको डाउनस्ट्रीम, बताओ। प्रमोटर से आगे जो 5'3" की सीक्वेंस है ये क्या है, देखो डाउनस्ट्रीम। प्रमोटर क्या है, ऑलवेज अटैच विद 5' एंड कोडिंग सीक्वेंस पे अटैच होगा, मतलब यहां 5' एंड पे, ठीक है। बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए, तो प्रमोटर किसको जोड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ता है। ये आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा तब आप ये कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, मतलब इसका आप ये कह सकते हैं क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसका फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ये ट्रांसक्राइब जब होती है तो फ्लैंक्ड ने कहा, फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, मतलब टर्मिनेटर और प्रमोटर के द्वारा जो घिरी हुई है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। और इसका रीडिंग सीक्वेंस क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का, 3 to, क्योंकि प्रमोटर कहां आके जुड़ा, 5' एंड पे, प्रमोटर कहां जुड़ा, ठीक है। अब देखो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को आगे देखते हैं अपन। ये 5'3" डीएनए था, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम। फॉर्मेशन प्रोसेस किसमें चलेगा, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम। देखो कह रहा है सेगमेंट और सीक्वेंस आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होने के बाद का जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाउनस्ट्रीम। ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी का डायरेक्शन होता है, किसकी एक्टिविटी का, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें देखो एक को अपन कह रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस और एक को कह रहे हैं टेम्पलेट। आपने कहा था ट्रांसक्रिप्शन में एक ही टेम्पलेट के रूप बनेगा, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में केवल कौन सा टेम्पलेट बन रहा है, 3 to 5, क्लियर है। और 5 to 3 क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे मान लो पोजीशन, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रमोटर टू टर्मिनेटर स्विच कर दी गई। आप देखो जहां मैंने प्रमोटर लगा रखा है वहां मैं टर्मिनेटर लगा दूं और जहां टर्मिनेटर लगा रखा है वहां प्रमोटर लगा दूं, क्या बदलाव आएगा, आप कहेंगे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो जो प्रमोटर है वो ऑलवेज कोडिंग सीक्वेंस 5' एंड पे ही जुड़ता है। उस केस में ये नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, कोडिंग, और ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे इस प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कैसे एक्ट करती है, तो आप ये कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन, मतलब वो जो स्ट्रक्चरल जीन थी उसी का ट्रांसक्रिप्शन होना था। उस स्ट्रक्चरल जीन में जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ही जीन है उसमें ट्रांसक्राइबिंग और नॉन ट्रांसक्राइबिंग दो साइट होते हैं। जो किसी भी आरएनए के लिए कोड करे वो तो क्या, और जो कोड नहीं करे वो, तो नॉन कोडिंग क्या होते हैं, टीआरएनए, और कोडिंग क्या होता है, जो डायरेक्टली किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन में। अब हमें टाइप्स ऑफ जीन देखने होते हैं जिसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होती हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक किसको कहेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन ZY प्रेजेंट है। ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो पीछे आप पढ़ चुके उसी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और इससे क्या बना, mRNA। क्या मैं ये कह सकता हूं ये SSRNA है, डेफिनेटली ये क्या है, SSRNA है बच्चों ये। और इस SSRNA से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इसके लिए टाइप ऑफ जीन देखें फिर प्रोटीन सिंथेसिस पे अपन चलते हैं। टाइप ऑफ जीन में देखो आपने अभी कहा था पॉलीसिस्ट्रोनिक, कौन सी जीन, ये क्लियर है किसमें प्रेजेंट थी, प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट थी। इसके बाद ये देखिए मोनोसिस्ट्रोनिक किसमें प्रेजेंट होगी,
यूकैरियोट्स में, मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट्स, प्रमोटर, टर्मिनेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन। फिर देखो एक होती है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इसमें बच्चों एक्सॉन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं यहां क्या होगा, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो ऑब्वियस है नॉन कोडिंग सीक्वेंस को तो क्या किया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक्टिविटी है या मैच्योर एमआरएनए जो आपको मिले वो परफेक्टली मिले। तो इसके लिए देखो ये डीएनए था एक्सॉन इंट्रॉन, ये डीएनए जो है इसमें से इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए, ये स्प्लाइसिंग एक्टिविटी के द्वारा ऐसे किए जाते हैं। तो ये जो डीएनए ये जो आपके पास प्रेजेंट होगा एमआरएनए, ये एचएनआरएनए कहा जाता है। क्या? और इसमें से इंट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो क्या बना आपके पास? एमआरएनए। ये क्या है? मैच्योर आरएनए। इसमें सिर्फ कौन से प्रेजेंस हैं? एक्सॉन, जो कैसे हैं? कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर? अब ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म पे आ जाओ। ये आपके पास डीएनए, इससे बन गया एमआरएनए। ये एसएसआरएनए है, ये एसएसआरएनए मैच्योर आरएनए। कैसा? मतलब इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन्स प्रेजेंट है, इसमें इंट्रॉन्स क्या कर दिए गए हैं। अब देखो बच्चों इसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है। रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है ये सब लिखा है। आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए? फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो वही चाहिए। फिर उसके बाद में आपको लिख के दिया ये टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए, जिसको कौन सा फैक्टर बोला जाता है? इसको रो फैक्टर कंसीडर किया जाता है। इनिशिएशन फैक्टर क्या चाहिए? सिग्मा। तो आरएनए पॉलीमरेज के टाइप है, एक टेम्पलेट डिपेंडेंट और एक टेम्पलेट कौन सा एक्ट करेगा यहां? डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट। अरे आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए बनवाता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट ही तो है, डीएनए के सीक्वेंस रीड आउट करके ही तो क्या बनवा रहा है। तो क्या हो गया? क्लियर है? ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, ऑल आरएनए फॉर्म्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? अब देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये प्रमोटर और ये स्ट्रैंड क्या कहा हमने? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का ही क्या बनेगा? एसएसआरएनए। टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा यहां, ये आरएनटीपीज आ गए, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये इनिशिएशन फैक्टर आ गया सिग्मा। अब जैसे ये इनिशिएट करता है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ता आके प्रमोटर के साथ, और ये आरएनटीपीज को लगातार काम में लेता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में आप पढ़ के आए थे, तो ये क्या है? ये आरएनटीपीज हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। इनको लाता रहेगा और जोड़ता रहेगा। इनको जैसे लाता रहेगा और जोड़ता रहेगा, तो देखो आप प्रमोटर 5' एंड पे था, ठीक है, 5' 3' 3' 5', यहां आरएनए पॉलीमरेज है, इनिशिएशन फैक्टर आ गया। अब ये आरएनटीपी जाके जुड़ते रहे, तो जैसे जैसे आरएनटीपी जुड़ेंगे, बताओ कौन सी सीक्वेंस में आरएनए का फॉर्मेशन होता जा रहा है? 5'3" सीक्वेंस में। एक टाइम आएगा जब 5'3" सीक्वेंस में क्या बन जाएगा? एमआरएनए। जब बन गया, इनिशिएशन हो गया, तो बनने के बाद आप ये कह सकते हैं फाइनली इसको क्या किया जाना चाहिए? आइसोलेट किया जाना चाहिए, मतलब इसको यहां से अलग किया जाना चाहिए। तो ये जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन से टाइप होते हैं, ये टाइप्स तक और डिटेल्स तक हमने यहाँ जो है वो मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब वो जो आपने आरएनए बना लिया, उस आरएनए को एक्सप्रेस करना ही क्या है? जीन एक्सप्रेशन। क्योंकि प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी होगी। तो जीन एक्सप्रेशन को आप देखिए, ये देखो सबसे पहले सेल में, अब एक बेसिक सीक्वेंस बनाई है मैंने यहाँ। ये सेल में क्या था? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से बना क्रोमोसोम, जब सेल क्या हुई? डिवाइड हुई। लेकिन यहां तो क्रोमोसोम की बात नहीं करनी ना, यहां तो जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है पहले उसका रेप्लिकेशन करवा रहे हैं आप डिवीजन के लिए। और आप ये कह सकते हैं अगर वो सेल में प्रेजेंट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो पहले उसको आरएनए बनाना पड़ेगा और आरएनए से प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो देखो हमने ये डीएसडीएनए से क्या बनाया? एमआरएनए। अब एमआरएनए से हमें जब प्रोटीन बनाना है तो प्रोसेस में हमारे पास कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। कैपिंग कौन से एंड पे होती है? 5' एंड पे। किसके 5' एंड पे? एमआरएनए के 5' एंड पे हमने क्या करवाया? कैपिंग। ये जो एमआरएनए, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी भी आपको बच्चों दिख रहा है इसमें क्या प्रेजेंट है?
इंट्रॉन्स, इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जैसे रिमूव किया जाएगा स्प्लियोसोम के थ्रू, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू, वैसे ही आप ये कह सकते हैं HNRNA से अब क्या बन गया, ये SNRNA। अब ये आपके पास आ गया तो इसके 5' एंड पर आप ये कह सकते हैं क्या करवा दी जाती है, कैपिंग प्रोसेस करवा दी जाती है। क्या करवाई जा रही है, कैपिंग प्रोसेस करवा दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे, देखो ये दे रखा आपको, ये dsDNA था, ये NCERT का डायग्राम है, इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए, ये एक्सॉन्स आ गया, RNA स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो गया, ये mRNA बन गया। अब इस mRNA के बनने के बाद सॉरी 1 मिनट, इसमें बंद कर देना, स्किप हो गई स्लाइड 1, मैं कर ही देता हूं उसको, वैसे समराइज कर देता हूं, है ना, जिससे उसको समराइज करके खत्म कर दें। यही तो थे हम, हाँ जी। तो देखिए यहां आपने कहा सबसे पहले कैपिंग करवाई जाती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस करवा दी गई जिससे रिमूवल कर दिया गया इंट्रॉन्स का, और 3' एंड पर क्या कर दी गई, टेलिंग। एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो है वो जोड़ दिए जाते हैं, तो एक्सॉन सेगमेंट तो यहां से क्या कर दिए जाएंगे, mRNA में ट्रांसफर किए जाएंगे, और mRNA जो है वो अल्टीमेटली मैच्योर RNA के फॉर्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने का मतलब ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे लास्ट एक्टिविटी आपके पास ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है। देखिए प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी कैसे करवाई जाती है, आप कहेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी है जो एमिनो एसिड्स बना रही है। देखिए इस एक्टिविटी में बच्चों क्या होगा, एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है और चार्जिंग ऑफ tRNA होता है। पहली एक्टिविटी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड के साथ ATP यूटिलाइज किया गया, सेलुलर एनर्जी यूटिलाइज की गई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुई और ये बन गए एमिनो एसिड एंड AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये इसकी एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद चार्जिंग ऑफ tRNA एंड लोडिंग ऑफ tRNA है। तो ये tRNA का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये 5' 3' एंड है, जिसमें आपको पता है 3' एंड पर आकर क्या जुड़ता है, एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड जिसका क्या हो गया है, एक्टिवेशन प्रोसेस उसका हो गया है, वो आकर यहां जुड़ेगा। तो देखो ये ट्रांसलेशन यूनिट आपके पास थी, यहां 5' UTR और 3' UTR लिखा है। UTR जो होता है बच्चों वो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, क्या अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो यहां आप ही ने कहा 5'3 जो है वो क्या था आपके पास, mRNA, क्या था, mRNA था। अब इसमें जो अनट्रांसक्रिप्शनल रीजन है वो एडिशनल सीक्वेंस है, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। इसके ट्रांसलेशन के लिए यहां आकर जुड़ेगा tRNA, जो आप ये कह सकते हैं जेनेटिक कोड जो है उसके साथ बाइंड करेगा, और जेनेटिक कोड के साथ बाइंड करने से पहले यहां एक्टिवेशन हो चुका था, चार्जिंग tRNA की हो गई। अब वही इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, आप इसको देखिए, मैकेनिज्म में आते हैं। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन कैसे किया जा रहा है, ये आपके पास अनट्रांसलेटेड रीजन थे, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस इसका होना था। तो सबसे पहले यहां ये 5' एंड के साथ प्रोसेस को इनिशिएट किया गया। तो tRNA की एक्टिव साइट पर क्या जोड़ दिया गया, एमिनो एसिड। अब ये क्या करेगा, ये tRNA आप ये कह सकते हैं कोडोन टू कोडोन, कोडोन टू कोडोन आप ये कह सकते हैं सीक्वेंस को रीड आउट करता है, और इस पर लगातार उसके अकॉर्डिंग क्या जुड़ते चले जाते हैं, एमाइनो एसिड्स जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कही जाती है, इलोंगेशन। तो आप अगर देख रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, लगातार एमिनो एसिड्स जो है उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, और ये एमिनो एसिड्स जो हैं वो फाइनली किसके फॉर्म में अपीयर होते हैं, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स के फॉर्म में ये अपीयर होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस का ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें एमआरएनए पर ये जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, आपको पता है ये जेनेटिक कोड है, ठीक है। एमिनो एसिड्स जो बन रहे हैं उन एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहां जो सीक्वेंस थी उस सीक्वेंस को ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, और यहां से आप ये कह सकते हैं ये कंप्लीट सीक्वेंस रीड आउट करके क्या बना दी जाएगी, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स जो है उसका फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, जिसका पूरा मैकेनिज्म आप डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरीके से इसमें यही है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में बच्चों लैक ऑपेरॉन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में है। लैक ऑपेरॉन का रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन में आप ये देखेंगे कि एक तो होता है इंड्यूसर,
क्या होगा? जो एक्टिविटी को क्या करेगा, और एक होगा इनहिबिटर जो एक्टिविटी को क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म आपको इसमें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कहीं लैक ऑपेरेंट जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरियल सेल में लैक ऑपेरेंट जो प्रेजेंट है वो कैसे इंड्यूस कर रहा है एक्टिविटी को और कैसे प्रमोट कर रहा है। तो यहां से पूरा जो सीक्वेंस है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद के इसमें जो प्रोसेस है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको एनसीईआरटी से आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन किया है, और हमने भी इसका जो है पीडीएफ एक तरीके से एक सीक्वेंस बना के यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आपने इस रैपिड सीरीज में ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किया है। थैंक यू।